हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम ईवीएस की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जो कि एमपीटेट वर्ग 3 की प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास जो 2024 में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित किया जाता है। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक कारक, उपभोक्ता। तो आंसर होगा जनसंख्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून। तो हमारा उत्तर होगा 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक, वन्य जीव सप्ताह की बात हुई है तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक, 3 मार्च ये दिन क्यों चुना है वन्य जीव सप्ताह मनाने के लिए? क्योंकि 3 मार्च 1973 को सिटीज मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा का जो सम्मेलन हुआ था इसके बारे में उस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, है ना। और ये जो वन्य जीव दिवस है 3 मार्च, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में की थी कि वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, 2025 में इसका नारा था या थीम थी वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश। वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश। ठीक है, क्या था थीम 2025 में? वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात हुई है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम जान लेते हैं, जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया है? ये 1981। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता अधिनियम कब आया? यह आया है 2002 में। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया? ये आया 1980 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया है 1986 में। ठीक, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? ये 2001 में। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? जंगल अधिकार अधिनियम यह आया है 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती किस जैव उर्वरक के उपयोग किया जाता है? धान की खेती में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? गोबर, हरी खाद, खली की खाद या नील हरित खाद। तो हमारा आंसर होगा नील हरित खाद, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो कि धान के खेत में उर्वरक के रूप में यूज होती है। एल्गी की बात आती है तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी की बात कर लेते हैं। तो जो अंतरिक्ष में ले जाते हैं यात्री भोजन के रूप में, जिसको खाते हैं, वो कौन सी एल्गी होती है? वो होती है क्लेरिना एल्गी होती है, जिसे कोरोरोला नामक एल्गी सेवाल भी कहते हैं ना, जो अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं। ठीक है, इससे क्लेरिना से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये कितना प्रोटीन कैरी करता है? 100 ग्राम में 70
ग्राम प्रोटीन कैरी करता है, मतलब इतना खाने पर उसे इतना 100 ग्राम खाने पर 70 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, एक है सबसे छोटा शैवाल। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? सबसे छोटा शैवाल कछुए की पीठ पर पाया जाता है। सबसे छोटा शैवाल कछुए की पीठ पर पाया जाता है, जिसे प्रोटोडर्मा कहते हैं, है ना। ठीक है, और सबसे लंबा लगभग 200 मीटर लंबा है, उसका नाम है सारगेसो। क्या नाम है उसका? सारगेसो। सबसे लंबा शैवाल है ये। ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर में पाया जाता है ना। और नीलहरी शैवाल तो पता ही दिया है कि धान की खेती में उर्वरक के रूप में काम करता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है ना। ठीक है, ये जो हरी ब्लू ग्रीन अलगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? न्याय की चिंता, समानता की चिंता, अवधारणा मानचित्र या सहयोग? तो आंसर है हमारा अवधारणा मानचित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पक्षी जो अपने घोंसलों को प्लास्टिक की थैलियों और अन्य मानव निर्मित सामग्री से सजाने के लिए जाना जाता है कहलाता है? मोर, काकफोड़वा, लाल काइट और शुतुरमुर्ग। तो हमारा आंसर होगा रेड काइट, लाल काइट। ठीक है, जो मानव निर्मित सामग्री से सजाता है अपना घोंसला और प्लास्टिक की थैलियों का यूज करता है ना। बात करते हैं मोर, ये जमीन पर गड्ढा बनाकर अपना घोंसला तैयार करता है। काकफोड़वा सूखे लकड़ी के तने में अपना घोंसला बनाता है, और शुतुरमुर्ग भी जमीन पर पत्थरों में अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ और घोंसले की बात कर लेते हैं, जैसे पेंगुइन पत्थरों में अपना घोंसला बनाता है ना। और कबूतर खंडर और घरों में प्याले के आकार का घोंसला बनाता है। और गरुड़ ईगल ऊंची स्थानों पर लकड़ी से अपना घोंसला बनाता है। ठीक, और बाह्य पक्षी में वेवर पक्षी, ये इंपॉर्टेंट है। वेवर पक्षी सुंदर और मजबूत घोंसला बुनता है, जो पेड़ की डालियों पर लटकता है, पेड़ की डालियों से लटकता है, डालियों से लटकता घोंसला बनाता है ना। पेड़ की डालियों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है वेवर पक्षी, और सुंदर और मजबूत होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जीवाणु के केंद्र पर कार्य करता है, कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है, मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि। तो हमारा आंसर होगा कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है। ठीक है, बात करते हैं पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। और जिसे की थी वो फफूंद जिसको मोल्ड कहते हैं, उसका नाम था पेनिसिलिन नेटेटम। ठीक, इस फफूंद की वजह से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया की खोज हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl और CO ऑक्सीजन के लिए कन्वर्टर के रूप में प्रयुक्त हैं? कॉपर, चारकोल, रेडियम या प्लेटिनियम? तो हमारा आंसर होगा प्लेटिनियम। CH मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, CH मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, और CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इन दोनों के लिए प्लेटिनम उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, और सिर्फ कार्बन मोनो के लिए कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? पैलेडियम, है ना। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उत्प्रेरक पूछते हैं तो पैलेडियम। और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और नेक्सस को रिड्यूस करने में मदद कौन करता है? रिड्यूस करने में मदद करता है रेडियम। कौन मदद करता है? रेडियम। ठीक, ये तीनों जो हैं ये उत्प्रेरक हैं, 1, 2 और ये प्लेटिनम 3, ये तीनों उत्प्रेरक है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड दो तो तीनों में ही है, और प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम ये तीनों उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कोई CO2 नहीं होता तो पृथ्वी की सतह का तापमान होता? वर्तमान से अधिक, वर्तमान ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर, वर्तमान के समान या वर्तमान से कम? तो हमारा आंसर होगा वर्तमान से कम तापमान रहेगा।
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 1003 या 104%, है ना। इसके बाद आर्गन पाई जाती है, उसके बाद सब थोड़ी थोड़ी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य सीमांकन, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य सीमांकन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त वन प्रबंधन, जिसकी स्थापना 1990 में हुई है ना। और संयुक्त वन प्रबंधन की नीति 1992 में, ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन की बात करते तो 1973 और 74 में चिपको आंदोलन हुआ था। और इसके जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। और सुंदरलाल बहुगुणा को किसका जनक कहा जाता है? टहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा, टहरी बांध आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं, टहरी बांध आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं, वह सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जनक कहे जाते हैं ना, टहरी बांध के जनक कहे जाते हैं। बात करते हैं बीज बचाओ आंदोलन 1980, इनके प्रमुख प्रवर्तक थे वंदना शिवा इसके मुख्य प्रवर्तक थे, जिन्होंने नवदन्या संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। उसके साथ कुछ और आंदोलन की बात कर लेते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था, जो कि मेघा पाटकर, बाबा आमटे और आनंद वर्धवन भी इससे संबंधित थे, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे तीनों लोग। एक और आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट है, मैत्री आंदोलन हुआ था 1994 में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड, है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना, उत्तराखंड चमोली में हुआ था। चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड के चमोली में हुआ था, है ना। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं कल्याण सिंह रावत इसके मुख्य प्रवर्तक हैं मैत्री आंदोलन के, ठीक है। इसमें इन्होंने जूते चुराई रस्म को हटाकर उसकी जगह एक पेड़ लगाने के बारे में बल दिया था, है ना। इसकी जगह आप पेड़ लगाओ, ज्यादा सही रहेगा, ये बात रखी थी। और ये एक बड़े आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी, है ना। एक और है तरुण भारत संघ, है ना, जल आंदोलन है, जिसको जल आंदोलन भी कहते हैं, तरुण भारत संघ, जो कि राजस्थान का है। और इसके प्रमुख प्रवर्तक है राजेंद्र सिंह। ये जो जल आंदोलन हुआ था 1985 में हुआ था। और जल मानव या जल मानव कह सकते हैं, या राजेंद्र जी को कहते हैं ना, जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र जी को, राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है सारे आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, खरपतवार या चारा फसलें? तो इसका आंसर होगा रबी की फसल, है ना। शीत ऋतु में, ठंडियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ठंड में उगाई जाती हैं गेहूँ उगाए जाते हैं, चना, है ना, दलहन सारी दलहनें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो बारिश के बाद होती हैं, है ना, सोयाबीन, मूंगफली, आलू आदि चीजें, है ना, ये ठंड में उगाई जाती है, सॉरी बारिश के बाद उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पालक, लौह तत्व, संतरा, विटामिन सी, दूध, विटामिन डी, केला, विटामिन ए। ESV ने इसका आंसर विटामिन ए दिया है। केले में विटामिन ए नहीं पाया जाता इनके अनुसार, है ना, जो कि मुझे थोड़ा डाउट है। देखते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, केले में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फुस्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़े द्वारा? आंसर होगा गलफड़े द्वारा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है?
केगा, रावत भाटा, दुर्गापुर या कनेरा। तो हमारा राइट आंसर होगा दुर्गापुर। दुर्गापुर में कोई भी परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। चलिए परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात कर लेते हैं। केगा है जो कि कर्नाटक में है और ये कब बना था 1999 में और इसकी क्षमता कितनी है 440 मेगावाट। 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, रावत भाटा की बात करते हैं। यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में रावत भाटा स्थित है जो कि 1972 में स्थापित हुआ था और इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट नरेगा की बात करते हैं। बुलंदशहर यूपी में है ना, और इसकी स्थापना 1991 में हुई है और इसकी कैपेसिटी है 470 मेगावाट। इसके अलावा मद्रास परमाणु केंद्र जो कि तमिलनाडु में भी कहाँ? कलपक्कम में तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी भी 470 मेगावाट है। ठीक, उसके बाद काकरापारा कहाँ है? सूरत में है और इसकी स्थापना हुई है 1993 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। सबसे कम इसी की ही कैपेसिटी है। फिर है तारापुर परमाणु केंद्र जो कि तारापुर में ही है और इसकी स्थापना 1957 में हुई है जिसकी कैपेसिटी है 320 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनेमेड किसका चंद्रमा है? शनि का, बृहस्पति का, शुक्र का? एक ऑप्शन ही नहीं है इसमें। नन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बृहस्पति का। जुपिटर का ये गैनेमेड चंद्रमा का उपग्रह है ना। जो गैनेमेड चंद्रमा है ये जुपिटर का उपग्रह है ना। जुपिटर की बात हुई है, बृहस्पति की बात हुई है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना, जिसकी घूर्णन गति है 10 घंटे है ना। सबसे कम समय लेता है घूर्णन करने में। दिन रात सबसे छोटे दिन रात किसके हैं? सबसे छोटे दिन रात इसी के, सबसे छोटे दिन रात है ना, बृहस्पति के ही हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है? इसकी सूर्य की परिक्रमा का समय 11.9 लगभग 12 वर्ष है ना, सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके कितने उपग्रह हैं जुपिटर के? हम जुपिटर की बात कर रहे हैं ना, तो जुपिटर के कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं? 95। गैनेमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है ना, ये सबसे बड़ा है। ठीक, इस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इस पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 25 मीटर पर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी अंतरिक्षयान हायाबुसा दिसंबर 2020 में देश के नमूने के साथ पृथ्वी पर आया। ऑप्शन है ND6, रयुगु, स्टुगो और ड्राम। तो हमारा आंसर होगा रयुगु जो उपग्रह है उसके नमूने लेकर आया है ना, रयुगु के नमूने लेकर आया। ये जो हायाबुसा जापानी अंतरिक्षयान है, तो जापान की जो एजेंसी उसको जेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, हायाबुसा 2 से पहले एक हायाबुसा 1 भी आया था। हायाबुसा 1 जो कि 2003 में आया था। जापान का पहला एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन था जिसने एक एस्ट्रॉयड इटोवा के नमूने लाए थे। ये किसके लाया था? इटोवा के नमूने लेकर आया था है ना। और ये पृथ्वी पर कब लौटा था? ये लौटा था 13 जून 2010 को यह पृथ्वी पर लौटा था इटोवा के नमूने लेकर है ना। और हायाबुसा को किसके? रयुगु के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा था। ये कब गया था? 2014 में हुआ था और एस्ट्रॉयड रयुगु के नमूने लेकर वापस धरती पर पहुंचा। इसका एक और मिशन था कागुया मिशन था जो 2007 का था है ना। चंद्रमा की सतह पर इसकी संरचना का अध्ययन करने वाला मिशन था है ना। इसे चंद्रमा के भूविज्ञान पर महत्वपूर्ण डेटा मिले है ना। एक और है H11 ट्रांसफर व्हीकल। H11 ट्रांसफर व्हीकल इसका क्या था? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक माल भेजने के लिए जापान द्वारा विकसित कार्गो अंतरिक्षयान था है ना। अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष स्टेशन था उसके लिए सामान भेजने का कारण क्या है? ये कार्गो अंतरिक्षयान है।
अंतरिक्ष यान जो सामान भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि पी मिसाइल की सीमा कहाँ तक है? 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7000। आंसर होगा 2000 किलोमीटर। अग्नि पी मिसाइल की बात करते हैं तो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, है ना। और इसका वजन कितना है? अग्नि पी का वजन है 20 टन। कितना है? 20 टन अग्नि पी मिसाइल का वजन है। और ये 2 चरणों में है ना। ये जिसे मिसाइल है इसके 2 चरण है, जिसमें फ्यूल क्या है? सॉलिड दोनों सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, अग्नि पी जो मिसाइल है इसकी जो विस्फोटक क्षमता है ना, ये 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है ना। 1000 किलोमीटर तक विस्फोटक क्षमता है। ठीक है, और ये जमीन से और नौसेना प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं और मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं अग्नि पी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला निजी आमतौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है धवन 1, AR-1, AJ-10 190 या इयॉन 1। तो हमारा आंसर होगा धवन 1 हमारा राइट आंसर होगा। धवन 1 एक क्रायोजेनिक इंजन है जो कि निजी तौर पर बनाया गया है ना। किसके द्वारा? भारतीय द्वारा ही अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित है ना। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित है और यह भारत का पहला 3D, यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन है। भारत का पहला 3D क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, इसका जो सफल परीक्षण हुआ वह हुआ था नवंबर 2021 में। और इसमें जो ईंधन यूज हुआ है वह लिक्विड ऑक्सीजन है ना। लिक्विड ऑक्सीजन है प्लस केरोसिन है। केरोसिन का भी इस्तेमाल इसके ईंधन के लिए किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोरियाई मिसाइल है? जिनपिंग होंगसोंग 12, हवान सिंह X, कोरियन N-12। तो हमारा आंसर होगा होंगसोंग 12। ठीक है, होंगसोंग 12 की बात करते हैं तो ये एक कोरियाई मिसाइल है जो कोरिया द्वारा लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? यह लॉन्च की गई थी 30 जनवरी 2022 को यह मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिसकी रेंज थी, इसकी कुल रेंज मतलब 4500 किलोमीटर तक है। और इसका वजन जो है वो है 24.7 टन तक इसका वजन है। ठीक है, ये होंगसोंग 12 किसकी है? कोरियाई मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? हमारा आंसर होगा शुक्र सबसे पहले खोजा जाने वाला ग्रह है। ठीक है, शुक्र विनस की बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ना। सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इसका जो घूर्णन काल है 243 दिन का है, जो कि सबसे अधिक है। यहाँ पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, और जो परिक्रमण काल है वह है 225 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग बराबर है? तो वह है शुक्र। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पर शुक्र के वायुमंडल में 95% CO2 गैस ही मिलेगी, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी की समान आकार और उसी के कारण उसको उसकी जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं मोटा अनाज नहीं है ना। गेहूं मोटा अनाज नहीं है, बाकी ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि महत्वपूर्ण है? प्रदर्शन, भूमिका निभाना, प्रायोगिक या औपचारिक? तो पर्यावरण पढ़ाने में सबसे अच्छी विधि होगी प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल विधि सबसे बेस्ट विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शोध विधि का उद्देश्य है? डेटा एकत्र करने के कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को अवलोकनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम बनाना, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हमारा राइट आंसर होगा एक और दो दोनों ही बातें अपने हिसाब से समान है। ठीक, डेटा एकत्रित करने के लिए कौशल का विकास करना और विद्यार्थियों को
आलोचनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम करना, दोनों बातें सही है। अनुशासनात्मक शब्दों में नियोजन को कहा जाता है प्रबंधन तकनीकी, कार्यान्वयन तकनीक, स्व विकास तकनीक या व्याख्या कौशल। तो आंसर होगा प्रबंधन तकनीक। ठीक है, नियोजन मतलब प्रबंधन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ओजोन वायुमंडल में किस परत में पाया जाता है? अच्छा ओजोन से मतलब क्या है? जो हमें नुकसान न दे। तो कौन से में पाया जाएगा? शोक मंडल में, समताप मंडल में, ताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ओजोन का घर समताप मंडल को कहते हैं, जहाँ गुड ओजोन पाई जाती है। बेड ओजोन कहाँ पाई जाती है? बेड ओजोन पाई जाती है शोक मंडल में, है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित ही है और यह 1987 में आया था और लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, कनाडा में हुआ था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वे सभी उपाय शामिल हैं जो जोखिम वाले तत्वों के खतरे या भेद्यता को कम करके जीवन या संपत्ति के आपदा संबंधी का नुकसान को कम करते हैं? भेद्यता व खतरा नियंत्रण, आपदा से लड़ने की क्षमता या आपदा जोखिम प्रबंधन। तो आंसर होगा आपदा जोखिम प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हमारा राइट आंसर होगा। आपदा प्रबंधन नियम कब आया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें देश भूकंप कहा जाता है। नियत, कोलैप्स भूकंप, विस्फोट भूकंप, वहंत जनित भूकंप या फिसलन भूकंप। तो हमारा आंसर होगा नियत भूकंप, कोलैप्स भूकंप हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उपयोगी पदार्थ क्या कहे जाते हैं? तेल, कोयला, पेट्रो रसायन या पॉलिस्टर। हमारा आंसर होगा पेट्रो रसायन, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलते हैं। पेट्रो केमिकल या पेट्रो रसायन कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक बेसिक होते हैं, ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल होते हैं। इंडस्ट्रियल, ठीक है, बेसिक में कौन कौन से आ जाते हैं? एथिलीन आ जाता है, एथिलीन एक पेट्रो रसायन है ना। प्रोपाइलिन आ जाता है, प्रोपाइलिन, ब्यूटेडिन आ जाता है, ब्यूटेडिन आ जाता है। इंडस्ट्रियल में आता है पॉलीथीन है ना, स्टायरीन, पॉलीथीन, स्टायरीन, फिनॉल, ये सब क्या है? ये पेट्रो रसायन है। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा चौथी के परिणाम के बाद शिक्षक समझता है कि लड़की एक्स गणित में बहुत कमजोर है। इस मामले में शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कर रही है? वह बच्चे को माप रही है, वह बच्चे का आकलन कर रही है, वह बच्चे का मूल्यांकन कर रही है, या बच्चे की आलोचना कर रही है। देखिए, फोर्थ के एग्जाम के बाद की बात कर रही है कि 5वीं में इसकी गणित कमजोर है, तो उन्होंने फोर्थ के एग्जाम को ले चुके हैं और लास्ट सेशन में जब वो फोर्थ से फिफ्थ में चली गई, मतलब लास्ट की बात हो रही है, सबमिटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो बच्चे का क्या कर रही है? वो मूल्यांकन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अनुमानित एवी ऑडियो विजुअल या दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है? मतलब वह सामग्री जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों साथ में प्रोसेस होती है। एलईडी पैनल, एलसीडी पैनल, स्लाइड प्रोजेक्टर, कठपुतली और फिल्में देखी सुनी जाती है। स्लाइड प्रोजेक्टर देखी सुने जाते हैं, एलसीडी देखी और सुनी जाती है, लेकिन कठपुतली जो है ये सिर्फ देखी जाती है ना, इसलिए ये हमारा आंसर कठपुतली होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का अल्प संरचित उपकरण है? मानकीकृत परीक्षण, छात्र स्व आकलन, बातचीत कन्फर्मेशन या परीक्षा, है ना, तीनों चीजें हैं। तो हमारा आंसर होगा छात्र स्व आकलन, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आप मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।